इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2026 एप्लीकेशन फॉर्म आपने भर दिया होगा, नहीं भरा तो भरिएगा। 5 से 25 मई के बीच में डेट है। जनरल डब्ल्यूएस ओबीसी के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है वो 1,000 रुपये रखी गई है और SC ST PH के लिए जो है 500 रुपये रखी गई है। ठीक है, मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरना बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वीडियो देखकर भरिएगा। ठीक, और जो बच्चे फॉर्म भर देंगे वो मुझे रीचेक करा सकते हैं, वो मैं देख के बता दूंगा कहाँ आप गलत कर दिए हैं, कहाँ आप सही नहीं किए हैं। ठीक, यह वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम आपको एंट्रेंस क्रैक करना बताएंगे। ठीक है, मैं अगर बता रहा हूँ ये चीज मतलब बहुत अच्छे से अपने मन मानस मस्तिष्क में स्थायी रूप से स्थापित रखिएगा। अब तक की मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है ये एलएलबी के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट जो है वीडियो है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपका PYQ हो, आपका कंटेंट हो, आपका जो बहुत चीज़ आपके दिमाग में चलता है कि कहाँ से रिसोर्सेज आएगा, कहाँ से हम पढ़ेंगे, ये सब मैं इस वीडियो में आपको जो है देने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए वरदान है और ये एलएलबी एंट्रेंस आपका इस बार का बढ़िया क्लियर कराएगा। और आप विश्वास मानिए, लास्ट ईयर बच्चे जो टॉपर लड़की थी वो हम लोग के यहाँ के चैनल की थी टॉपर। ठीक है, तो आप जुड़िए यहाँ से। ऐसा नहीं कि यहाँ से कोई आपको बैच बेच दी जाती है, ऐसा कुछ नहीं करता हूँ मैं ना, मैं केवल गाइडेंस देता हूँ। गाइडेंस ही आपके सिलेक्शन की जो है पहली सीढ़ी होती है। अच्छा गाइडेंस मिलेगा, अच्छी तरीके से करोगे, और नहीं मिलेगा तो जो है 10,000 का बैच कभी आपके सिलेक्शन की गारंटी नहीं लेता है। ठीक, तो बैच नहीं लेना है, जो मैं बता रहा हूँ उतना आपको करना है। और ये वीडियो में हम जान लो कि जो आपकी एलएलबी एंट्रेंस की जो ब्रोशर की PDF है उसको पूरा मैं क्लेरिफाई कर दे रहा हूँ, उसमें जो जो चीज़ें, क्योंकि मैं बता रहा हूँ तुम लोग को 90% स्टूडेंट होंगे जो कि सही से पढ़ पाए नहीं किए होंगे। 22 पेज की PDF है ना, हजारों जानकारी इस पर बताई गई है, और आधे एंट्रेंस तो उसको पढ़ के आप क्लियर करते हैं, लेकिन वही नहीं पढ़ोगे आप लोग। तो इस वीडियो के 2 पार्ट हैं। दूसरे पार्ट मतलब यही वीडियो है, इसमें फर्स्ट फेज में हम बात करेंगे पूरी की पूरी ब्रोशर की PDF में जो चीज़ें हैं, यानी फीस, सीट, कट ऑफ, एलिजिबिलिटी, और उसके बाद बहुत सी चीज़ें, जैसे मान लो नो करेक्शन रूल है, नो रिजर्वेशन रूल है, गैप ईयर की पेनल्टी क्या, अटेंडेंस रूल क्या चल रहा है, स्पेशल कोटा के लिए क्या रूल है ना, सीट डिस्ट्रीब्यूशन, हिडन रूल और भी यूनिवर्सिटी का है। ठीक, रिजर्वेशन, काउंसलिंग, एग्जाम पैटर्न, ये सब चीज चर्चा करेंगे। और इसी के सेकंड फेज में, इसी वीडियो में सेकंड फेज में हम आपको बताएंगे, आप 30 दिन का मैं आपको ना एक तरह से अगर देखा जाए तो एक क्रैश कोर्स के रूप में मैं तुमको बता रहा हूँ। ठीक है, कि आप कैसे अपनी प्रिपरेशन करोगे 30 दिन में। मैं हर एक दिन को स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपको कंटेंट, रिसोर्सेज, सब चीज दूंगा इसी वीडियो में। और अगर देख लोगे तो वरदान है, वरना जान लो भैया परेशान रहोगे, कोई बताएगा नहीं तुम लोग को। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और मैं आशा करता हूँ, मुझे विश्वास है तल्लीनता के साथ 3 मिनट तो निकल ही गया है, आने वाले 15-20 मिनट आप मेरे साथ जुड़ोगे। ठीक, लास्ट ईयर मैंने इसी तरह के एलएलबी की वीडियो बनाई थी और बहुत वो बेनिफिट लोगों को पहुंचा था, और ये उससे 100 गुना अच्छी वीडियो है। तो इसलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं, देखिएगा। सबसे पहले एलएलबी एंट्रेंस की जो ब्रोशर की PDF है उसको मैं पूरी जो है क्लैरिफाई आपको कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज है कि इसमें मतलब ब्रोशर की PDF में यूनिवर्सिटी सबसे पहले ये बताती है अपने जो उज्जवल उनका डिपार्टमेंट है उसके संदर्भ में आपको जो है चर्चा करती है कि इसमें मतलब डिपार्टमेंट ऑफ लॉ का जो है शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको देगी। फिर एडमिशन रूल, एलिजिबिलिटी कंडीशन, रिजर्वेशन पॉलिसी, स्पेशल कोटा, गैप ईयर पेनाल्टी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रूल, ठीक है, काउंसलिंग रिक्वायरमेंट और एग्जाम पैटर्न को एक्सप्लेन करेगी। ठीक है, आखिर में सिलेबस और हिंदी वर्जन ऑफ इंस्ट्रक्शन भी शामिल कर दिया गया है। ठीक, तो एक तरह से ब्रोशर की PDF में नोटिफिकेशन ही नहीं होते, ये पूरा पूरा एडमिशन का मैनुअल है पूरा, कि अगर आप देख लेंगे तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपने पढ़ाओ ना पढ़ाओ, मैं अब आपको ब्रोशर क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट डेट आपको उसमें बताएगी कि कब भरना है। अब जैसे अब मैं जो बोलूंगा ना, तो आप अगर आप ब्रोशर की PDF ओपन करोगे तो आपको चीज समझ में आती जाएगी। ठीक है, सबसे पहले डेट है, इंपॉर्टेंट डेट है कि कब फॉर्म भरना है, कब एग्जाम है। फॉर्म 5 से लेकर 25 में ही भरा जाएगा। एग्जाम आपकी जून के 3rd वीक में होगा, यानी 15 से 20 जून में, और आपके एडमिट कार्ड 10 जून के आसपास आ जाएंगे। क्लियर, एडमिट कार्ड आएगा, हम डाउनलोड करके दे देंगे, आपको परेशान नहीं होना है। आप केवल अपना लॉगिन ID पासवर्ड भेजोगे और हम आपका डाउनलोड करके दे देंगे, क्योंकि उस टाइम पे सर्वर बहुत लो रहेगा, तो उतना परेशान हम होने नहीं देंगे आपको। ठीक, इसके बाद कौन सी वेबसाइट पे आपको करना है काम, वो डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट भी दी गई, आप उस पर जाइए और अपना फॉर्म भरिए। ठीक, हाँ, यूनिवर्सिटी ने ये चीज कहा है अपने में कि सबमिट होने के बाद उसमें चेंजेस आप नहीं कर सकते हो, इसीलिए ध्यान से भरो। करेक्शन विंडो हर साल आता है, तो इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि आएगा, और उसमें आप नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID, फोन नंबर, ये सब छोड़कर हर एक चीज चेंज कर सकते हो। रोल नंबर मेरे मुंह से गलती से निकल गया। ठीक, और कोर्स जो आपने सिलेक्ट कर लिया वो आप नहीं चेंज कर सकते। चलिए, इसके बाद अब आपको मेन चीज बताते हैं, सीट। ठीक,
जो मतलब ब्रोशर की पीडीएफ में स्टार्टिंग में आपके लिए आता है कि 3 वर्षीय एलएलबी का जो प्रोग्राम है इसमें टोटल सीट 840 है। पहले 350 सीट होती थी। मेन कैंपस कॉलेज मतलब 2 कॉलेज में है, एडीसी में इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, ठीक, ये बेनीगंज का परिसर है। एडीसी की 3 ब्रांच है, एक जीरो रोड में है जो कि महिलाओं का है मतलब गर्ल्स का है, एक कीड़गंज में है जहाँ लड़कों का है, और एक है बेनीगंज में जो कि लॉ का परिसर है, विधि संकाय है वो जो है कॉलेज का। तो एडीसी में आपको मिलेगा। और उसके बाद सीएमपी में, ठीक, सीएमपी में भी जो है, सीएमपी के भी अपने अपने जो है फैकल्टी अलग अलग है। एक मेन फैकल्टी जो कि आपकी वहां पड़ जाती है मेडिकल चौराहे पे, और एक आपका पड़ जाता है जो जिसकी बात अभी कर रहे हैं जहां से लॉ आप एलएलबी करोगे वो आपकी पड़ती है गोबर गली के पास, ठीक है। तो ये बिजली घर चौराहे के पास रहता है ये, तो वहां पे आप जाओगे अगर आपको एलएलबी करनी है तो। सीएमपी से आपकी एलएलबी होती है, डीसी से होती है, और मेन कैंपस में होता है, मेन कैंपस लॉ फैकल्टी, ठीक। तो लॉ फैकल्टी मेन कैंपस में 240 सीटें हैं हर साल। देखो लास्ट ईयर 300 हो गई थी, इस साल और घट गई है 60 सीटें, अब 240 सीटें रह गई हैं। कंपटीशन बहुत है भैया। अभी मैं बताऊंगा कि एक सीट पे कितने लोग जो है यहाँ फाइट करते हैं, कितने बच्चे दावेदारी पेश करते हैं एलएलबी में, तब आपका माथा थोड़ा सनक जाएगा ना, आत्मा सन्ना जाएगी आपकी कि आपको अब तैयारी करनी है। और जो आज का मास्टर प्लान लेकर आया हूं ना आप लोग के लिए, मतलब कर ले जाओगे, ठीक। क्योंकि बहुत बच्चे पूछते थे कौन किताब से पढ़ लें, कहाँ से पढ़ लें, कहाँ मत्था पटक दें, यही करिए। चलिए, तो 240 सीटें मेन कैंपस में है, 300 सीटें एडीसी में, 300 सीएमपी में। समझ में आ गया? चलो, अभी तक बहुत सी चीजें मैंने क्लियर की, सीट कहाँ है ये वो। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद जो है एक चीज ध्यान रखना है आपको, एलिजिबिलिटी मेन चीज होती है। एलिजिबिलिटी आप फॉर्म भर दो, उसका दिक्कत नहीं है, जब एडमिशन का टाइम आएगा ना हट जाओगे, तुरंत हट जाओगे वहां से। क्यों? क्योंकि एलिजिबिलिटी में मैच नहीं कर रहे हो। एलिजिबिलिटी क्या चीज कहती है? एलिजिबिलिटी कहती है कि आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय मतलब यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर जनरल से है तो आपका, जनरल कैटेगरी से है तो आपका कम से कम 45% होना चाहिए ग्रेजुएशन में। ओबीसी से है 42% होना चाहिए, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 40% ग्रेजुएशन में नंबर होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आप एलएलबी के लिए एलिजिबल नहीं है, ये क्लियर रखिएगा, ठीक है। चलो, अच्छा ये चीज याद रखना, एलिजिबिलिटी एडमिशन की गारंटी नहीं होती है, ये केवल आपको एंट्रेंस में बैठने की अनुमति देता है। मेन नंबर क्या होता है जो आप एंट्रेंस में लेकर आते हो, वो आपको एडमिशन दिलाता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। क्लियर? चलो, ये ना सोच लेना 40% है तो लिया एलएलबी में आपने एडमिशन, तो ऐसा नहीं है। ये केवल एंट्रेंस एग्जाम में बैठने की एलिजिबिलिटी देता है आपको कि अगर आपका इतना नंबर है ग्रेजुएशन में तब आप एलिजिबल हैं। चलो, इसके बाद जो है और भी बहुत चीजें हैं बताई गई है यहाँ पे, ठीक है, कि अगर आप फाइनल ईयर ग्रेजुएशन एग्जाम सेशन मतलब इस साल 2025-26 में भी एग्जाम दिए हो या आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो अगर आपको लगे कि भैया हमारा तो पता ही नहीं कि पास है कि नहीं, तो भी आप अपीयरिंग में करके एलएलबी का एंट्रेंस दे सकते हो। हाँ, ये चीज़ है कि एडमिशन टाइम आपके पास रिजल्ट आना चाहिए, और रिजल्ट में जो पासिंग क्राइटेरिया आपका नंबर उससे ऊपर होना चाहिए, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अपीयरिंग में करके भर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ओपन यूनिवर्सिटी का इसमें एक और लोचा है, ठीक है। अब ये कहोगे ये क्या है? ओपन यूनिवर्सिटी यानी जैसे इंदिरा गांधी, इग्नू वगैरह है, इन सब से जो रहते हैं, एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपने बेसिक क्वालिफिकेशन ये सब जो 10th 12th होती है, अगर इसने आपने ये नहीं किया, सीधा अपने ओपन यूनिवर्सिटी से जो है ग्रेजुएशन वगैरह इत्यादि करके घुसोगे तो एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। यानी कि फिर आप नहीं एडमिशन ले सकते। और इस पोर्शन को दोबारा ब्रोशर की पीडीएफ में जाके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में झांक झांक के पढ़ना, आग फाड़ के पढ़ना, यही में दिक्कत करते हैं आप लोग, ठीक। अच्छा, और जो इसमें पॉइंट ना समझ में आएगा आप जो है हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा अगर जो भी आपका समस्या होगा, ठीक है, क्योंकि यही चीज में दिक्कत आती है आप लोग, इसलिए मैंने बता दिया है, ठीक। अच्छा, इसीलिए कह रहा हूं एलिजिबिलिटी वर्डिंग को बहुत केयरफुली पढ़ना उसमें पीडीएफ में। अच्छा, एज लिमिट नहीं होती है, आप कितने भी रहो, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाँ, गैप ईयर की पेनाल्टी मैंने बताया है, अगर 1 साल का गैप है ग्रेजुएशन के बाद से 5% का गैप लगेगा, 2 साल के ग्रेजुएशन के बाद से गैप है 10%, 3 साल का 15, 4 साल का तो भी 15, इससे आगे तो भी 15% का आपका पेनाल्टी लगेगी। ये नंबर कहाँ से कटेगा? जो आप एंट्रेंस में नंबर लाओगे, 300 में से 200 नंबर लाए तो इसका 1 साल का गैप है तो 5% नंबर कट जाएगा, 2 साल का गैप है 10% नंबर काट दिया जाएगा, बस इतना ही रहता है, ठीक। चलो, अब एग्जाम सेंटर के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन फीस तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। जनरल डब्ल्यू ओबीसी के लिए 1000, SC ST PH के लिए 500 रुपए, ठीक।
अच्छा, अब कई लोग अच्छा ये भी करेंगे, एलएलबी के साथ एमए का फॉर्म भरने की सोचते हैं, एमएससी का फॉर्म भर देते हैं, सोचते हैं अगर ये निकला निकला तो एलएलबी करेंगे, या एलएलबी नहीं निकला तो एमए कर लेंगे, है ना। तो आप फॉर्म भर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ एमए की फॉर्म भरोगे अलग फीस लगेगी, एलएलबी की भरोगे अलग फीस लगेगी। ये मैं मतलब कोई ऐसा टॉपिक नहीं था, लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दिया। एग्जाम सेंटर कहाँ होगा, ठीक है, यानी एग्जाम आपका टेस्ट कहाँ होगा, तो ये पीडीएफ में आपको क्लियर दिया गया। प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली और न्यू दिल्ली में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सेंटर बनाए गए हैं। तो इन शहरों में आप ऑनलाइन ऑफलाइन जो आप चूज करना चाहो कर सकते हो, इसमें आपके पास विकल्प है। लेकिन आपके पास जो भोपाल, कोलकाता, पटना और तिरुवनंतपुरम है, इसमें केवल ऑनलाइन जो है टेस्ट होगा, तो इसमें आप ऑफलाइन नहीं भर सकते। तो जितना मैंने नाम लिया ना, केवल इसी में ही सेंटर जाएगा। तो जितने में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है वो भी बता दिए, जहां ऑनलाइन है वो भी बता दिए। आगे चलते हैं। हाँ, हिडन इसमें एक तो आपको नियम है कि अगर किसी सेंटर पर रजिस्टर्ड कैंडिडेट की संख्या 100 से कम हो जाती है तो ऐसे कैंडिडेट को नियरेस्ट एग्जाम, अच्छा एक मतलब ये कि अगर आपने फॉर्म भरा, आपने अपनी एग्जाम सेंटर सिटी 3 सिटी सिलेक्ट करने को दिया जाता है, पहला जो आपने सिलेक्ट किया है वो तभी आपको जो है दी जाती है, वो तभी आपको मिलता है जब उसमें जो कैंडिडेट की संख्या 100 से कम हो। अगर 100 से ज्यादा हो गई तो फिर आपको सेकंड एग्जाम सेंटर सिटी में दिया जाता है, इसीलिए बोला जाता है फॉर्म जल्दी भरो। लेकिन हाँ मैंने एक चीज बोला कि जब जैसे मान लो 15 तारीख आप भरना स्टार्ट कर दो, ठीक है, नहीं तो फिर सर्वर की दिक्कत भी आ जाएगी, ताकि आपको सेंटर भी, एग्जाम सेंटर भी नजदीक मिल जाए, काम भी आपका हो जाए। चलो आगे बताते हैं। आपको एडमिट कार्ड का मैंने बता ही दिया कि आपको इस एग्जाम के एक सप्ताह पहले मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन आईडी और लॉगिन डिटेल्स को सेफ रखिए, ठीक है, क्योंकि अगर एडमिट कार्ड मिलना है तो ये दोनों जरूरी है। कई बच्चे इसी को हिरवा देते हैं, हिरवाना का मतलब है खुआ देते हैं, समझ गए होंगे आप। एग्जाम पैटर्न, ठीक, एग्जाम पैटर्न को अभी हम डिस्कस करेंगे जब हम स्ट्रेटेजी की बात करेंगे ना, जब हम पूरी चीज आपको बताएंगे तो हम उसमें अभी इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। एग्जाम पैटर्न को थोड़ा हम हटाते हैं, ये चीज मैं साथ साथ बता रहा हूँ, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक। इसके आगे देखिए बात करते हैं आप लोग का रिजर्वेशन पॉलिसी का, यानी कि इसमें देखो जैसे जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें कुछ सीटें आरक्षित होती हैं। जैसे ओबीसी के लिए 27% सीट जो है यूनिवर्सिटी की आरक्षित है, कि इतनी जो है ओबीसी कैंडिडेट को जाएगा, तो उनको सीट भरने के लिए कट ऑफ जो है कम करेंगे, यानी जितने बच्चे अप्लाई किए रहेंगे उसमें ओबीसी के जितने बच्चे रहेंगे उनकी कट ऑफ को देखते, उनके नंबर को देखते हुए और आरक्षण को देखते हुए 27% सीट को भरना है, ठीक, ओबीसी कैंडिडेट से, तो उनको बुलाया जाएगा। आप कभी कभी देखो कि एससी की कट ऑफ हाई चल रही है, ओबीसी की लो चल रही है, या ओबीसी की हाई चल रही है, एसटी की लो चल रही है, तो ये केवल सीट भरने के लिए किया जाता है कि उस कैटेगरी के बच्चे आके सीट को भरें। अगर कभी एसटी कैटेगरी में क्या हुआ कि बच्चे ही नहीं है और सीट खाली है, तो वो एससी कैटेगरी के बच्चों से उस सीट को फिलअप किया जाएगा, समझ गए होंगे आप, ठीक। तो ओबीसी में 27% सीट आरक्षित है, एससी में 15%, एसटी में 7.5%, ईडब्ल्यूएस में 10%, ठीक है। इसके साथ साथ देखो जो पीएच कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 5% रिजर्वेशन होता है। पीएच कैंडिडेट के लिए एक चीज मैं बताता चल रहा हूं बेटा, आप चाहे जितना नंबर लाओगे चाहे जो लाओगे वो मैटर नहीं करता है जब आप पीएच कैटेगरी के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई करते हो, ठीक है। नंबर लाओगे, एंट्रेंस दोगे, अच्छी बात है। अगर अच्छा नंबर आ गया, ठीक, मान लो टॉप ही कर गए, तो पहली कट ऑफ, दूसरी कट ऑफ, तीसरी, चौथी, पांचवी में हो जाएगा एडमिशन। और जो पीएच कैंडिडेट की लिस्ट आती है, यानी पीएच कैंडिडेट का जो फिर एक पूरा प्रोसेस चलता है वो थोड़ा लेट में चलता है, लेकिन इसमें ये है कि पीएच वैल्यूएशन, जो आपकी पीएच सर्टिफिकेट है, ठीक है, जो आपका सीएमओ द्वारा वो दिया जाता है सर्टिफिकेट, ठीक, वो उसकी वैल्यूएशन की जाती है आपके सर्टिफिकेट की। 40% से नीचे नहीं होना चाहिए आपका पीएच वैल्यू, और 70% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसके बीच में सब बच्चे फाइट करते हैं 40 से 70 के बीच में, और जिसका पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा रहता है, सर्टिफिकेट की वैल्यू ज्यादा रहती है, उसको उस प्रकार से मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। क्लियर हो गया होगा पीएच वालों को, मैं इसलिए बता देता हूँ ना कि आप लोग की बाद में कहीं है ना कंफ्यूजन ना आए, ठीक। और आप ले सकते हो दोनों में, आप चाहो जैसे पीएच वाले एंट्रेंस दे रहे हैं तो आप सिंपल जो एडमिशन चल रहा है उसमें भी आप पार्टिसिपेट करोगे, ऐसी दिक्कत नहीं है। चलो इसके बाद जो है ये चीज है कि पीएच वगैरह के लिए मेडिकल बोर्ड आएगा, ये वो सब करता है, वो तो हम बताएंगे टाइम आने पे, ठीक। अच्छा, इसके बाद आपको मैं बता दूं आगे, हाँ, एनसीसी, स्पोर्ट एम्प्लॉय अवार्ड, कश्मीरी माइग्रेंट्स, ये सबके लिए थोड़ा थोड़ा अपना अधिभार मिलता है, वेटेज मिलता है, ठीक है। जैसे मान लो एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर है, 5% का वेटेज आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि एंट्रेंस परफॉर्मेंस
पर ये एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको मिलता है, ठीक। ये यानी वैलिड सर्टिफिकेट हो तो स्पोर्ट कोटा में 17 से 25 ईयर के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है, तब 2% आपकी जो है वेटेज आपको मिलेगा। आपके पास 6 एकेडमिक ईयर यानी 2020-21 से 25-26 के बीच रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स अचीवमेंट रिलेवेंट माने जाएंगे आपके। लेकिन इसके बाद फील्ड ट्रायल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और ठीक है, यानी स्पोर्ट्स में क्लेम कर देने से नहीं होगा, आपको वहां प्रूफ भी करना पड़ेगा। क्लियर, ये 2% का मैंने आपको चीजें बता दी। अच्छा, टीचर एम्प्लॉय वार्ड की 5% जो है आपको सीट्स जो है वो रहता है, वो आरक्षित रहती है। तो टीचर एम्प्लॉय वार्ड में, ठीक है, वो अब जिसको जो है TWEW कोटा से जो रहेगा टीचर एम्प्लॉय वार्ड से, ठीक, वो वहां पे एडमिशन उनको मिलेगा, ठीक ठीक। और कश्मीरी माइग्रेंट्स पे 10% का वेटेज रहता है, ठीक। ये सब चीजें हैं, इसमें ज्यादा दिमाग ना लगाओ। अच्छा, आगे चलते हैं। मेरिट कैसे बनेगी आपको पता है, 300 का एंट्रेंस हो रहा है, जितना नंबर लाओगे उसी के हिसाब से बनेगी सब। ये मेरिट निर्भर करता है कितने बच्चे एंट्रेंस दे रहे हैं, कितना नंबर है, इसी को देखते हुए बच्चों की कट ऑफ निश्चित की जाती है, ठीक है। चलो, अच्छा, अब आगे बता रहे हैं आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट काउंसलिंग, यानी कि डॉक्यूमेंट आपकी क्या रिक्वायरमेंट होंगी। ये पूरी ब्रोशर बता रहा हूँ, इसके बाद मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ठीक है, यानी कि भाग पर आ जाओ। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट काउंसलिंग, काउंसलिंग के टाइम पे क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ज्यादा नहीं, हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट का, ग्रेजुएशन की मार्क्सिट सर्टिफिकेट, ठीक, और उसके बाद टीसी ओरिजिनल आपकी होनी चाहिए, इसके माइग्रेशन सर्टिफिकेट। टीसी माइग्रेशन के संदर्भ में आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, बहुत बच्चे होम में परेशान रहते हैं। अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हो, क्लियर हुआ, अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हो और आप मान लो मेन कैंपस से हो, मेन कैंपस में तो आपको कुछ नहीं लगेगा। मेन कैंपस से मान लो कि मेन कैंपस से कॉलेज वगैरह में आ रहे हो तो भी आपकी लमसम कुछ नहीं लगता है, ठीक है। कॉलेज से मेन कैंपस में जाते हैं तो आपकी टीसी लगती है, केवल ये याद रखिए, ठीक, बस क्लियर रखिएगा। ये चीज याद, मतलब यही चीज है कि टीसी लग जाएगी आपकी। टीसी अगर यूनिवर्सिटी से कॉलेज से कॉलेज ट्रांसफर कर रहे हो तो टीसी लगेगी, ठीक, लेकिन माइग्रेशन नहीं लगता। माइग्रेशन उनको लगता है जो किसी अदर यूनिवर्सिटी के बच्चे आते हैं, उनका टीसी और माइग्रेशन दोनों लगता है, ठीक। ये भी देखिए बहुत माइनर जानकारी थी, मैंने कहा दे दें, नहीं तो फिर इसी में परेशान रहेंगे कि हमारा भैया माइग्रेशन लगे नहीं लगे। प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगता है, इसको निकलवा लेना अपना, ठीक है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्यों लगता है, डिग्री के स्थान पे लगता है, क्योंकि डिग्री 3 साल बाद मिलती है, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट वहां पे मांगता है, निकलवा लेना भैया अपना, ठीक। जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है वो नहीं परेशान रहेंगे। अच्छा, इसके बाद जो ईडब्ल्यूएस संबंधित है, ओबीसी से संबंधित है, SC ST से है, इसका प्रूफ लगेगा, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। 1 अप्रैल 2026 के बाद का बनवा लेना बच्चा। ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे होंगे वो अपना सर्टिफिकेट, देखो यूपी गवर्नमेंट ही यानी कि स्टेट ही पब्लिश करता है, लेकिन जो सेंट्रल का फॉर्मेट होता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का, उस पर बनाना। अब सेंट्रल का फॉर्मेट आप गूगल करना, ईडब्ल्यूएस सेंट्रल फॉर्मेट, वो आ जाएगा, बस उसी को जो है लेखपाल से या अदर जिससे भी आप बनवा रहे हो, तहसीलदार से आप उसको दोगे, वो आपका बना देगा, ठीक है। चलो, ये हो गया। और ओबीसी SC ST सब बच्चे सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे, ठीक है। सब चीजें सेंट्रल की यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल का सब चीज लगेगा, ठीक। इसके बाद जो है आपका ये तो हो गया, मैंने बता दिया कि क्या क्या लगेगा, ठीक। स्पोर्ट्स के जो संबंधित स्पोर्ट्स का लगाएंगे, एनसीसी के वाले एनसीसी सर्टिफिकेट लगाएंगे, PWD अपना सर्टिफिकेट तैयार रखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है अब अच्छा फीस वगैरह भी मैं बताऊंगा कि एडमिशन की फीस कितनी लगती है, ठीक है। जुड़े होगे तो बता दूंगा सब चीजें, एडमिट कार्ड इत्यादि जो है आपका सब तैयार रखना पड़ेगा जब काउंसलिंग होगी। अच्छा, एडमिशन कैंसिलेशन का भी सिचुएशन, मतलब किस सिचुएशन में आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। आपके डॉक्यूमेंट गलत पाए जाते हैं, आप एलिजिबिलिटी में नहीं आते हो, आपका नंबर कम रहता है, उसके बाद भी आपने कुछ 3-5 किया है, तब फिर आप जो है इसमें आउट कर दिए जाओगे, ठीक है। चलो, इसके बाद जो है हाँ, आपकी जो एग्जाम जब आप देने जाओगे तो आपकी जो आंसर शीट रहेगी, याद रखना उसका मतलब री इवेल्यूशन नहीं होगा, यानी पुनः मूल्यांकन नहीं होगा। आप दोबारा उसको जांच कर सकते हो, यानी कि आरटीआई आप कर सकते हो, उसके इंस्पेक्शन कर सकते हो, उसकी जांच कर सकते हो आरटीआई के तहत, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत, लेकिन उसका पुनः मूल्यांकन नहीं करा सकते कि आप दोबारा जांचिए। आप स्वयं देख सकते हो उस कॉपी को कि हाँ भैया कहाँ कहाँ नंबर मिला, कहाँ जो है नहीं मिला है, ये चीज़ है। चलो, अच्छा, इसकी भी टाइम होती है। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा LLB एंट्रेंस का, तो उसके 60 दिन के अंतर्गत आपको, जैसे आज रिजल्ट आए तो आज से 60 दिन के भीतर में अगर आपको देखना है, आप प्रवेश भवन पे जाओगे, 100 रुपया जमा करोगे और आप फिर जो है RTI के तहत जो है अपनी कॉपी देख सकते हो। वो जाओगे तो फिर वो बुलाएं, कहेंगे कि मोबाइल नंबर दीजिए, हम आपको कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे, तब आइएगा, ठीक है। तो वो लोग भी 1 सप्ताह 10 दिन के बाद ही आप लोग को कॉल मैसेज करते हैं, तब आप जाते हो, आप अपनी कॉपी देखते हो, ठीक है। तो वही मतलब 200 रुपये लगता है आपको, 100 नहीं, सॉरी 200 रुपये लगता है, समय के साथ महंगाई बढ़ गई। चलो, तो ये इंस्पेक्शन है, री इवेल्यूशन नहीं है, ठीक, पुनः मूल्यांकन नहीं है ये।
अच्छा, इसके बाद देखो मैं बता दूं आपकी आरटीआई के तहत इन्फॉर्मेशन मांगने की भी टाइम लिमिट है, जो कि मैंने बता दी 60 दिन के अंतर्गत आपको आरटीआई के लिए अप्लाई कर देना रहता है। ठीक है, मतलब कि लगभग 6 मंथ तक ही आपके जो है ये प्रिजर्व किए जाते हैं सब डिटेल्स के बाद जो है कोई इंक्वायरी जो है नहीं सुनी जाएगी, ये भी याद रखिएगा। मतलब आप कर लो 1-2 महीना में ये सब चीजें, जब आपका रिजल्ट आ जाए आपको जांच कराना तो। ठीक, इसके बाद जो है आपका जैसे अगर देखा जाए तो ओवरऑल मैंने इस 19 मिनट 45 सेकंड पर आपकी पूरी की पूरी जो ब्रोशर की पीडीएफ थी इसका मैंने ओवरऑल सब चीजें आपको क्लियर कर दिया। फीस आपको बता दे रहा हूं, और इसके बाद हम कैसे तैयारी करेंगे आप वो बताएंगे। आपको पूरा मास्टर प्लान, पूरा रोड मैप, पूरी चीजें मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, तो यही वीडियो का फर्स्ट फेज था, इसके बाद सेकंड फेज स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट फेज का आखिरी चीज, आपकी फीस कितनी लगेगी, एडमिशन फीस तो 5,500 से लेकर 6,000 के बीच में आप लोग की एलएलबी की 1 साल की फीस लगती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस और इसके कॉलेज में। अब आप कहोगे 5,500 से 6,000 का मतलब क्या, एक मतलब फीस तो एक मतलब डिजिट होगी, वो क्लियर बता दीजिए। तो भैया देखो इसमें बहुत सी चीजें होती है, जैसे एडीसी में एडमिशन लेने जाओगे, ठीक है, तो वहां पे 5,500 रुपए उन बच्चों के लिए लगेगा जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या इसके किसी एफिलिएटेड कॉलेज से पढ़े हुए हैं, और अगर किसी अदर यूनिवर्सिटी से तो 6,000 रुपए लेगा। तो इसी तरह बहुत से रूल रेगुलेशन के हिसाब से मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ कि आप कहीं भी रहो, अपनी यूनिवर्सिटी से रहो या किसी अदर यूनिवर्सिटी से आ रहे हो, 5,500 से लेकर 6,000 रुपए 1 साल की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एलएलबी की फीस लगती है। ठीक, ये हो गया, चाहे सीएमपी में, एडीसी में, चाहे मेन कैंपस में। चलो क्लियर। तो हमने आपको इस वीडियो में बहुत सी चीजें बता दी, फीस, सीट्स। अच्छा, कट ऑफ बता दें, कट ऑफ बची ना, कट ऑफ बता दे रहा हूं। देखो टॉपर तो 200-250 नंबर ले आते हैं, 232, 230, 240, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भैया आपका एडमिशन हो जाए, इतना नंबर कौन सा है, 185 से लेकर 190 इतना नंबर ले आओगे, क्योंकि एलएलबी की ज्यादा कट ऑफ की बहुत राउंड में कट ऑफ आती नहीं है, सीट बहुत जल्दी फुल हो जाती थी। जब 350 सीट थी, अब 240 सीट मेन कैंपस में रहेगी, तो आपको बहुत तैयारी करने की जरूरत है, और वो हम बताएंगे कैसे करना है। तो आपको 185 से 190 नंबर कैसे भी करके 300 में लाना है, नहीं तो आपकी नैया ऐसे डूबती रहेगी, और फिर जो है आप किसी न किसी सहारे की और बहुत ही मंशा भरी निगाहों से ताकते रहेंगे। एक चीज और बता दे रहा हूं आपको, इसी मतलब फर्स्ट फेज में एलएलबी में आपकी कुल मिला के 840 सीटें, फॉर्म आपके 10,000 के लमसम भरे जाएंगे, 8,000-9,000 फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि एक सीट पे 10 से 12 बच्चों की जो है दावेदारी पेश होती है हर साल, एक सीट पे 10 से 12 बच्चे। अगर आप इस वीडियो को जितने बच्चे देख रहे हैं, आप याद रखिए कि आप उन सबसे आगे निकलने वाले हैं। आप अब आपके लिए दावेदारी 1 या 2 बच्चों की रह गई जो इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना। तो याद रखिएगा 10 से 12 बच्चे एक सीट पे दावेदारी पेश करते हैं, इतनी कंपटीशन टफ रहती है, लेकिन उसमें से भी हम आपको आगे निकाल के ले जाने वाले हैं। इस सेकंड फेज में हम आपको पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम आपकी स्ट्रेटजी एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न को हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम एग्जाम पैटर्न को सबसे पहले समझ लेना। प्रिपरेशन तो हम करेंगे ही करेंगे, पैटर्न आपके 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 150 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। अच्छा, इसमें भी आपके लैंग्वेज के रहते हैं 50 क्वेश्चन, 50 में आपके लीगल के क्वेश्चन आ जाते हैं, 50 में आपके जीके जीएस के क्वेश्चन आ जाते हैं, 150 क्वेश्चन कुल रहते हैं। अच्छा, इसमें ध्यान देने की बात क्या है कि आपकी 2 घंटे का एंट्रेंस एग्जाम होता है, 2 घंटे का एंट्रेंस एग्जाम होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक, हर एक क्वेश्चन 150 क्वेश्चन है, तो हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, 300 नंबर का एंट्रेंस आपका होता है। क्लियर हो गया। अब आगे चल रहे हैं, आपको अब सिलेबस वगैरह सब चीज समझाएंगे। देखो, सेक्शन में सबसे पहले इंग्लिश का आ जाता है, ठीक है, इसमें बोलता है इंग्लिश में आ जाता है आपका लैंग्वेज कंप्रीहेंशन जैसे आ जाता है, तो इसमें इंग्लिश और हिंदी आ जाता है। दूसरे में जो भी मैंने बताया ना सेक्शंस, जैसे सिलेबस को सेक्शन में अगर देखा जाए तो ABCD 4 सेक्शन आपके आ जाते हैं, जिसमें लैंग्वेज कंप्रीहेंशन में हिंदी इंग्लिश आगे, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर का सेक्शन रहता है, तीसरा सेक्शन रीजनिंग मेंटल एबिलिटी रहता है, चौथा आता है लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल अवेयरनेस का। ठीक, अच्छा, अब इसको प्रिपरेशन हमें करना है, कैसे करना है, एक सेकेंड, हाँ, कंप्लीट सिलेबस को जो है स्कोर मैक्सिमाइजर जो है टॉपिक अगर हम देखा जाए, ठीक, सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, ठीक, तो हाँ, क्योंकि सब मत पढ़ के चलो, सब पढ़ोगे तो ऐसा नहीं कि हाँ बहुत ज़्यादा 30 दिन का अगर लमसम अगर हम समय निकाल के चल रहे हैं कि इस महीना सवा महीने का टाइम है, तो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक, तो लीगल एप्टीट्यूड सबसे स्कोरिंग है, इसमें पढ़ना क्या, आपको क्या पढ़ोगे इसमें आप, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक्स पढ़ो, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, पार्लियामेंट, जुडिशरी, प्रेसिडेंट, ठीक है, इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लॉ बेसिक, टॉर्ट लॉ, लीगल मैगजिम, इसके बाद जो है IPC BNS बेसिक्स, इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स। ठीक, इसके बाद जो अगर बात किया जाए तो आपके हाँ, रीजनिंग में आप सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिलोजिज्म, एनालॉजी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सीटिंग अरेंजमेंट, कैलेंडर, क्लॉक, ठीक, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है।
अच्छा, इसके रीजनिंग में और इसके बाद आए तो इंग्लिश में, यानी इंग्लिश का भी जो वहाँ पे लैंग्वेज का है उसमें हम देखें क्या, सिनोनिम, एंटोनिम, इरर स्पॉटिंग, ठीक है, फिल्टर, इसके बाद जो है रीडिंग कम्प्रीहेंशन, इडियम फ्रेजेस, ठीक है, इसके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखा जाए तो आप हिंदी में आइए, हिंदी में पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, समास, संधि, गद्यांश, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए आपका जीके, जीके में आप क्या पढ़ोगे, सब नहीं पढ़ना है, ठीक है, सब नहीं, जो मेन में है इंडियन पॉलिटी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक बेसिक्स, ठीक है, इकोनॉमी में यही आ जाता है कि आपका बजट वगैरह सब इसी में आ जाएगा, साइंस बेसिक, अवार्ड, बुक्स, ऑथर, करंट अफेयर्स, ठीक है, ये हो गया जीके के अंतर्गत जो आपको मेन टॉपिक्स पढ़ना है। अच्छा, अब बार बार पूछे क्या जाते हैं, ठीक है, यानी कि एग्जाम में पीवाईक्यू एनालिसिस रिलेटेड ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स को मैं बता रहा हूँ इसमें, ठीक, यही है कि पीवाईक्यू वगैरह सब इसमें मैं आपको कवर करूंगा, ठीक। यानी कि अगर लीगल में देखा जाए, फंडामेंटल राइट्स, रेट्स, कॉन्ट्रैक्ट, इसेंशियल, टॉर्ट प्रिंसिपल, लीगल मैक्सिज्म, ये आपके लीगल के अंतर्गत पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जीके में कि क्या क्या बार बार पूछा जाता है, उसमें आ जाता है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, प्रेसिडेंट, इंपॉर्टेंट डेट्स, नेशनल पार्क्स, अवार्ड्स, ठीक है। अच्छा, इसके आगे अगर देखा जाए तो आपके रीजनिंग में क्या पूछे जाते हैं, ब्लड रिलेशन आपके पूछे जाते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, सिलोजिज्म, नंबर सीरीज, ये सब आते हैं, ठीक है। इसके आगे अगर चलें तो आपकी इंग्लिश में आता है इरर स्पॉटिंग, क्लोज टेस्ट, वोकैबुलरी, ये आपके पीवाईक्यू रिलेटेड है कि क्या बार बार पूछा जाता है, ठीक, क्योंकि जो आप बार बार पीवाईक्यू ढूंढते हो ना, वो मैं बता रहा हूँ ओवरऑल, जो बच्चे बताते हैं क्या क्या मेन मेन आता है। अब देखिए, आपका जो कंप्लीट 30 डे का क्रैश कोर्स टाइम टेबल मैं इसमें बता रहा हूँ कि अगर इतना आप समझ लोगे तो आपके लिए आसान रहेगा कि अगर आप डेली का 10 घंटा अपना जो है बना के चलो स्टडी स्ट्रक्चर, ठीक है, तो देखो हर एक चीज पढ़ने का एक परफेक्ट टाइम होता है ना, सुबह ही उठ के अगर याद करना चालू करोगे तो नींद और आएगी, याद हो ना हो अलग बात है, नींद पहले आएगी, तो सुबह दिमाग खोलने वाला काम करिए, 6 से लेकर 8 बजे तक सुबह आप रीजनिंग का काम करिए, ठीक है, 8 से 9 बजे तक में आप जो है रिवीजन उसको करिए। रिवीजन क्या करोगे, ये पहले दिन का नहीं रखना, 8 से 9 का जो रिवीजन है ये, क्योंकि पढ़ोगे तब तो रिवीजन करोगे, तो आज जो पढ़ाई की हो वो आने वाले कल में, यानी अब जो कल आएगा उसमें रिवीजन करना, ठीक है, तो यानी इसको नेक्स्ट डे से अपने टाइम टेबल में शामिल कर लेना रिवीजन का। 10 से 12 का लीगल एप्टीट्यूड आपको पढ़ लेना दोपहर में, ठीक है। इसके बाद जीके करंट अफेयर, क्योंकि ये देखो कॉन्सेप्ट बेस करना है आप, जीके का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, सब चीजें समझोगे, है ना, तो 1 से 3 बजे के बीच में ये करो, 4 से 5 के बीच में इंग्लिश, हिंदी, ये अपना देखो। इसके बाद 6 से 8 के बीच में मॉक और पीवाईक्यू, मॉक कैसे लगाओगे, पीवाईक्यू कैसे लगाओगे, आने आने मतलब इसी में हम बताएंगे आगे। और उसके बाद 9 से 10 में मिस्टेक एनालिसिस, यानी कि देखो मिस्टेक दो चीज़ है, पहली चीज़ कि आपने जो क्वेश्चन आंसर लगाए क्या लगाए, अगर कितने गलत हुए हैं, ठीक है, कितने आपको आते थे, कितने गलत हुए, कितने आपको आते, दोनों बहुत फर्क है। कुछ होता है क्वेश्चन देख के समझ जाता है, आता ही नहीं है, कुछ होता है करते हैं लेकिन गलत जाता है, तो जो आता नहीं है उसको आपको पढ़ना है, और जो गलत हुआ है उसका मतलब ये कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उस क्वेश्चन से रिलेटेड वो आपने क्लियर नहीं था कॉन्सेप्ट, तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे। 9 से 10 के बीच में आप इसको रख लो, ठीक। आगे आइए, अब फाउंडेशन की बात करें यहाँ पे, ठीक है, यानी कि 30 डे का जो बता तो दिया कि हाँ दिन भर में इतने इतने से इतने इतने पढ़ना है, लेकिन अब उसमें भी मैं बता रहा हूँ कि जैसे अगर मान चलो कि पढ़ना क्या है, डे 1 से आप स्टार्ट क्या कर रहे हो, ठीक, तो पूरा लीगल हो और चाहे आपके रीजनिंग हो, हिंदी, इंग्लिश, जीके, कुछ भी हो, ग्रामर, सबका देखो मैं बता रहा हूँ डे 1 से स्टार्ट क्या कर रहे हो। तो पहला सप्ताह है डे 1, अगर स्टार्ट कर रहे हो, ये बेसिक है कि आज से भी स्टार्ट करो, तो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक्स आप तैयार करो, ठीक है, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक, नंबर सीरीज, नंबर सीरीज आपको किस में आ गया, रीजनिंग में इत्यादि में आ गया, ठीक। इसके बाद सिनोनिम्स पढ़ो, ये इंग्लिश में आ गया, करंट अफेयर आपका जीके जीएस के अंतर्गत आ गया। समझ गए आप कि मैं आपको बोल क्या रहा हूँ कि आपको करना क्या है, कि पहले दिन आप कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक पकड़ो, नंबर सीरीज चलाओ, सिनोनिम्स, करंट अफेयर जनवरी का, ठीक। इसके बाद अच्छा करंट अफेयर आप एक चीज याद रखना है, 1 साल का आप पढ़ लेंगे, 8 से 10 महीने का आपका काम हो जाएगा। अब डे 2 यानी पहले सप्ताह के दूसरे दिन आपको क्या करना है, फंडामेंटल राइट्स, अब दूसरे दिन फंडामेंटल राइट्स, कोडिंग, डिकोडिंग, एंटोनिम्स, करंट अफेयर, ये सब पढ़ो। अच्छा एक चीज याद रखना, जो रिवीजन का जो नियम होता है 1-7-21 का होता है नियम, पता है कि नहीं आप लोग को, 1-7-21, अगर इस नियम को फॉलो करके चलोगे ना तो आपको रिवीजन समझ में आएगा। यानी कि अगर आज पढ़े हो तो एक दिन बाद, जैसे आज मान लो कुछ पढ़े, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स आज पढ़े, तो एक दिन बाद यानी इसको जो है कल रिवाइज कर लो या परसों रिवाइज कर लो, उसके बाद 7 दिन बाद रिवाइज करना, और उसके बाद 21 दिन बाद रिवाइज करना। इस तरह करोगे तो वो मन में बैठ जाएगी, और नहीं तो रोज रिवाइज करोगे तो कचड़ा हो जाएगा, हलवा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये चीज हो गया, डे 2 में आपको इतना पढ़ना है,
डे 3 का जो प्रोग्राम है वो ये है कि आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ना है, ब्लड रिलेशन पढ़ो, इरर स्पॉटिंग पढ़ो। ये जानते हो क्या है, ये जो होता है कि मार्जिन देखते हुए कितना ज़्यादा क्वेश्चन इन टॉपिक से आया है पिछले कुछ सालों में, उसको देखते हुए जो है ये बनाया गया है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए चलते हैं आगे। डे 3 का आप समझ गए। डे 4 में अगर देखा जाए यहाँ पे, तो आप पढ़ना है आपको पार्लियामेंट, डायरेक्शन टेस्ट, आरसी प्रैक्टिस आप करिए। ठीक है, इसके बाद जो है रेफरेंस कॉन्टेस्ट के बाद आप जो आइए इसमें हाँ डे 5 में जुडिशरी सिलोजिज्म, इसके बाद जो है हिंदी ग्रामर आप स्टार्ट करिए। ठीक, इसके बाद डे 6 में आप जैसे प्रेसिडेंट, पीएम, गवर्नर इत्यादि आप लीगल में देखो, एनालॉजी और स्टैटिक जीके ये सब देखिए। अभी मैं बुक वगैरह सब बताऊंगा, ठीक है, आप लोग परेशान ना होइएगा। अच्छा, इसके बाद जो है डे 7 में आप फुल मॉक प्लस एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या है, जो आपने सही पढ़ा गलत किया, ठीक है, 7 दिन में उसका एनालिसिस करना है कि आपकी कितनी प्रिपरेशन होगी। और फुल मॉक में अभी मैं बताऊंगा मॉक आप लगाओगे कहाँ से, ठीक है, इसी वीडियो में बता रहा हूँ। अच्छा, अब इसके बाद जो है 8 से 14 दिन, ठीक, अगला 8 से जो 14 दिन है ये दूसरा सप्ताह है। इसमें आप कोर लीगल प्लस रीजनिंग अपना प्रिपेयर करोगे, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट लॉ, लीगल मैक्सिम, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट्स, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, ये सब चीज करोगे। डेली 50 एमसीक्यू लीगल के तैयार करना है, 50 रीजनिंग के। इतना अगर आप करके चल रहे हो तो आपका डे 8 से 14 बेहतर जाएगा। इसमें आपके सिलेबस में, ठीक है, यानी कि अगर जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग सबको मिलाकर बताया गया है कि क्या क्या चीजें आप देखना है आपको। अभी अलग अलग भी बता रहा हूँ कि किसका मेन आता है क्या आता है, बहुत ध्यान से देखो। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो कितना पेज की पीडीएफ है, 38 पेज की, अभी 20 पे चलना है, 18 और जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद जो तीसरा वीक आएगा, तीसरा सप्ताह 15 से 21 दिन के बीच में आपको क्या करना है, आपको एक पीवाईक्यू पेपर, एक सेक्शनल मॉक और नोटबुक रिवीजन करते जाना है। ठीक है, अगर आपने लीगल वगैरह की नोटबुक वगैरह है तो उसको पढ़ो समझो, और नहीं भी है तो मॉक आपको लगाना है और पीवाईक्यू पेपर। अभी ये मैं बताऊंगा पीवाईक्यू पेपर वगैरह कैसे कर आपकी हेल्प होगी, तो वो उसमें एक एक पीवाईक्यू आपको डेली हेल्प करना है। ठीक, तो वीडियो में बने रहो, बताता हूँ अभी। ठीक, कंप्लीट 30 डे क्रैश कोर्स टाइम टेबल। इसमें डे 22 से 30 यानी कि जो चौथा सप्ताह है, इसमें आपको फुल मॉक करना है, यानी मॉक टेस्ट आपको लगाना है। ठीक है, वीक टॉपिक जब रिवीजन करना है, स्पीड इंप्रूवमेंट करना है, यानी कितनी जल्दी आप जो है रीजनिंग लगा दे रहे हो, कितनी जल्दी आप लीगल क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले रहे हो, ये चीज आपको इसमें चौथे सप्ताह में तेज करना है। ये मॉक लगाते लगाते आपको आएगा, इसलिए बोल रहे हैं ये सप्ताह में फुल मॉक पे आपको ध्यान देना है। अच्छा, इसके आगे चल रहा हूँ, बेस्ट बुक पे बात आ गई अब कि बेस्ट बुक कौन सी है लीगल के लिए। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध या कर सकते हैं कि सर्वभौमिक बुक जो है वो यूनिवर्सल की। ठीक है, यूनिवर्सल की गाइड टू क्लैट एंड एलएलबी ये आती है, इसको ले लीजिए। यूनिवर्सल की बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी लीगल के लिए। रीजनिंग के लिए मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, इसको ले सकते हो, ये बढ़िया आपको हो जाएगी रीजनिंग के लिए। जीके के लिए लूसेंट जनरल नॉलेज की आप ले लो, वो बेहतर रहेगी आपके लिए। इंग्लिश के लिए ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश आती है, उसको ले लो। ठीक है, ये बेस्ट बुक हो गई जो कि आपको लेना है। अब आप कहोगे भैया आप तो कंटेंट देने वाले थे, है ना, मतलब आप रिसोर्सेज देने वाले थे, हम रिसोर्सेज दे रहे हैं। ठीक है, हम रिसोर्सेज दे रहे हैं, फ्री पीडीएफ रिसोर्सेज। देखो ये आ गया। सबसे पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे बहुत से आपको कंटेंट मिल जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा अगर ट्रिकी हो तो आप निकाल लोगे, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जाओ, बुक के सेक्शन में जाओ, ठीक है, पीडीएफ के सेक्शन जाओ, बहुत सी चीजें आपको मिलेंगी। वहां जाना एक मतलब थोड़ा रेयर हो जाता है, समय जाएगा आपका, लेकिन इसको छोड़ के ncrt.nic.in यहाँ से भी ले सकते हो चीजें। ठीक है, जीके today.in करके लोगे तो यहाँ पे जीके की पीडीएफ मिलेगी लेटेस्ट आपको। लीगल के नोट्स चाहिए आपको तो लीगल सर्विस india.com ये जो वेबसाइट है यहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब जब फ्री पीडीएफ रिसोर्सेज की बात हो ही रही है तो हम पीछे क्यों रहें, क्योंकि ये व्यक्ति को आप जो जानते हो वो इतने के लिए तो नहीं आपको बताएगा ना कि वीडियो में कि हाँ इतना बता दियो काम बन गया। अब हम बात कर रहे हैं पीवाईक्यू की, पीवाईक्यू की बात कर रहे हैं, नोट्स की बात कर रहे हैं, बुक्स की बात कर रहे हैं, हम जीके करंट अफेयर की बुक की बात करके आपको फ्री में मैं दे दूं। तो इस वीडियो की इस टाइम फ्रेम पे जो बच्चे हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिए कि अभी इसको बताने के बाद भी कम से कम जो है मान के चलो 3 6 मतलब 5 पेज और बाकी है, 15 पेज लमसम मान के चलो कि और बाकी है। 23 पे है, 38 जाना है, तो 15 पेज अगर और बाकी है तो बता तो दे रहा हूँ, लेकिन भाग मत जाना वीडियो से। फ्री पीडीएफ रिसोर्सेज के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहां पे आपको पीवाईक्यू के लिए पूरी लिंक है वेबसाइट की, वहां क्लिक करना, पीवाईक्यू मिलेगा। लेकिन हाँ एक चीज मैं कह दूं, लीगल मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी की पीवाईक्यू जो मिलेगी ना, वो थोड़ा वो क्या है सिमिलर बनाया गया है हेल्प के लिए, एक्यूरेसी नहीं है ना वो, मतलब वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का ना फॉर्मेट उसको देखना ना ये मत सोचना कि हाँ सेम टू सेम क्वेश्चन है, वो केवल आप
आपको थोड़ा जानकारी हो, आप क्वेश्चन की विविधता को समझो, उसके लेवल को समझो, बस इसलिए है। अलग अलग वेबसाइटों ने जानकारी बस उसको डाला है, तो उसको एक्चुअल वाला रियल मत समझ लेना, ठीक है। एक तरह से कहा जाए तो वो आपके केवल केवल प्रैक्टिस के लिए है, तो उसके फॉर्मेट पे ध्यान नहीं देना है, ना उसके सिलेबस को ध्यान देना, बस आपको ये ध्यान देना कि हाँ क्वेश्चन किस तरह बन रहा है, बस ये याद रखिएगा, क्योंकि पीवाईक्यू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नहीं आता है, ठीक। तो वो अगर मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं तो केवल आपकी हेल्प के लिए, नॉलेज के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए। अब मॉक का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, मॉक टेस्ट का भी लिंक मिल जाएगा, पीवाईक्यू की भी लिंक मिल जाएगी, बुक की भी लिंक मिल जाएगी, ये सब लिंक भी मिल जाएगी, तो आपका काम हो जाएगा, और आप इसीलिए हमें ये जानते हैं समस्या से समाधान तक, ठीक। इसके बाद देखिए मैं चल रहा हूँ नीचे, आपके लीगल एप्टीट्यूड शॉर्टकट्स में आपको पढ़ाई कैसे करनी है ये चीज समझिए, लीगल एप्टीट्यूड में, ठीक है। अब आपका शॉर्टकट क्या है कि प्रिंसिपल फैक्ट क्या है, क्वेश्चन आपको करना कैसे लीगल का, कि प्रिंसिपल आप पढ़िए, उसके फैक्ट आइडेंटिफाई करो, ठीक है। क्योंकि लॉ से प्रिंसिपल फॉलो करता है, जैसे अब यहाँ पे देखो जो भी रेट का शॉर्टकट जो यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, इसको आप समझिएगा। आगे चलते हैं, जीके की स्ट्रेटेजी क्या है कि आप मॉर्निंग में 30 स्टैटिक जीके मतलब क्वेश्चन उसमें देखो, 20 में करंट, इवनिंग में करंट अफेयर देखो, ठीक है। इसके बाद फोकस कहाँ करना है, अपॉइंटमेंट्स में, अवार्ड में, गवर्नमेंट स्कीम में, सुप्रीम कोर्ट के न्यूज़ में, ये सब जगह आपको जीके में फोकस करना है कि ये सब से रिलेटेड अगर न्यूज़ नोटिस आ रही है तो उसको पढ़ो। लास्ट 8 महीने का करंट अफेयर आपके लिए इनफ रहेगा, ठीक है। चलो आगे चल रहे हैं। इंग्लिश के लिए स्ट्रेटेजी क्या है, तो आप 20 वोकेबलरी करो, करंट जो आरसी आप उसको करते जाओ, ठीक है, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट वाला। 15 इधर स्पोर्टिंग करो, ठीक है। इसके बाद जो शॉर्टकट में आरसी पहले क्वेश्चन पढ़ो, यानी अच्छी चीज मतलब क्या है कि जो अगर आरसी आपको आ रही है, ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी जो पूरा का पूरा पैरा है उसको तो बाद में करना, पहले क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद उस हिसाब से उस क्वेश्चन को छाट लो उसमें से। रीजनिंग की ट्रिक क्या है, सिलोजिस्ट में वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर सिलोजिस्ट में से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें वेन डायग्राम का सहायता लो, ब्लड रिलेशन से आ रहा है तो फैमिली ट्री का सहायता लो, कोडिंग का अल्फाबेट पोजीशन को देखो, तब फिर चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ये दो का ये है, ठीक, ये ऐसे। चलो आगे चल रहे हैं हम। इसके बाद पीवाईक्यू पैटर्न क्वेश्चन देखो, ठीक है। यानी मान चलो कि आर्टिकल 21 किससे रिलेटेड है, ठीक। इसके बाद जो है हैबियस कॉर्पस का अर्थ क्या है, ठीक। इसका कंसिडरेशन किस लॉ का कॉन्सेप्ट है, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ, राइट टू लाइफ, ये सब चीजें क्या है कि आपको देख के चलना है, इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। एक्सपेक्टेड 2026 के लिए क्वेश्चन क्या है, बहुत हाई चांस किसका है, न्यू, ऐसा नहीं इसी में से आएगा, मतलब ये एक तो आपकी मदद के लिए है ना, कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स, इंपॉर्टेंट एससी जजमेंट, फंडामेंटल ड्यूटीज, कॉन्ट्रैक्ट इसेंशियल्स, रिसेंट अपॉइंटमेंट्स, इंटरनेशनल समिट्स, इन सब से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आने की संभावना है, तो इस टॉपिक को स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। इसके बाद लास्ट 7 डे का रिविजन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए कि 24 से 26 मतलब इसमें आपको क्या करना है, 24 लीगल रिवीजन करो, ठीक है। इसके बाद जो है रीजनिंग फॉर्मूला ध्यान दो, फाइनल मॉक, लाइट रिवीजन, जीके मैराथन, इंग्लिश प्लस हिंदी, ये सब चीज़ें करते जाओ, ठीक है, आपका काम बन ही जाएगा। आगे चलते हैं। मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स जो कि हर साल आते हैं लगभग, इसमें देखो देखना है क्या है कि टीयर 1 मतलब टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 करके बांटा गया है इसको। फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, रेट्स, पार्लियामेंट, जुडिशरी, कॉन्ट्रैक्ट, इसेंशियल, ये सब ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना भैया, ठीक है। लीगल मैक्सिस में टॉट बेसिक्स, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, और जो है कॉन्ट्रैक्ट एंड इसेंशियल, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। 30 डे में प्रिपरेशन में पहले टीयर 1 खत्म करना, यानी सबसे पहले टीयर 1 को खत्म करना, फिर टीयर 2 पे, ये प्राथमिकता प्रायोरिटी को देखते हुए टीयर 1 टीयर 2 डिवाइड किया गया, ठीक है। टीयर 2 में प्रेसिडेंट पीएम पावर्स, उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल, अमेंडमेंट्स, आईपीसी, बीएनएस बेसिक, लैंडमार्क जजमेंट। टीयर 3 में कंज्यूमर लॉ, साइबर लॉ बेसिक, इन्वायरमेंटल लॉ, ये सब चीजें आपको तैयार करना है, ठीक है। इसके मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स अगर देखा जाए, जैसे लीगल का तो टॉपिक्स बता दिए कि लीगल में सबसे ज्यादा क्या आता है। इसके बाद जो है मोस्ट रीजनिंग में अगर देखा जाए, जो मोस्ट रिपीटेड रहता है उसमें ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, सिलोजिज्म, एनालॉजी, डायरेक्शन सेंस, सीटिंग अरेंजमेंट से स्टेटमेंट, कंक्लूजन, ठीक है। इससे जो है लगभग रीजनिंग सेक्शन का बड़ा हिस्सा कवर हो जाता है आपका। इसके बाद देखा जाए तो इंग्लिश में बार बार पूछे गए जो पैटर्न है, एरर स्पॉटिंग, सिनोनिम, एंटोनिम, फिल इन ब्लैंक, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, एडियन एंड जो है फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये ज्यादा आपके आते हैं। इसके बाद अगर देखा जी के करंट अफेयर में हाईएस्ट रिपीट जो है डोमेन्स जो है, इसमें स्टैटिक जीके में देखोगे तो इंडियन पॉलिटी, फ्रीडम स्ट्रगल, जियोग्राफी बेसिक्स, अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेट्स। इसके बाद करंट अफेयर में देखो जाओगे अपॉइंटमेंट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, गवर्नमेंट स्कीम, इंटरनेशनल समिट्स, इसके बाद स्पोर्ट्स अवार्ड, ये चीजें आपकी मेन आती हैं, ठीक है।
इसके बाद टॉपिक वाइज वेटेज अगर देखा जाए यहाँ पे, ठीक, तो जैसे जीके का सब जीके करंट अफेयर का वेटेज सबसे ज्यादा रहता है, इसको पकड़ के रखना है आपको, 50 क्वेश्चन इसको अच्छे से करना है। लीगल एप्टीट्यूड ये भी हाईएस्ट आपकी जो है वेटेज रखता है। वेटेज मतलब कि आपका अच्छा नंबर ले आने में किस किस का ज्यादा योगदान है। तो 3 अगर स्टार्टिंग का 3 पकड़ लो आप, रीजनिंग, लीगल और जीके, तो आप बढ़िया नंबर ले आओगे। 75 से 80 पेपर इसी से बनता है, ठीक है, ये याद रखना आप। चलो आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर 2026 के लिए अगर देखा जाए, कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित अगर सवाल देखा जाए तो आर्टिकल 14 किससे संबंधित है, आर्टिकल 21 इंटरप्शन जो है रिट जो भी है, उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, इसके बाद जो है कंसिडरेशन, उसके बाद वॉइड जो है एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, इसके बाद माइनर एग्रीमेंट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके बाद जो है टॉर्ट में आ जाता है आपका जो है नेग्लिजेंस, इसके बाद जो है डिफेमेशन, इसके बाद जो स्ट्रिक्ट जो है लायबिलिटी, इसको आप देखना। इसके बाद आपका जो है, इसके बाद इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर 2026 जीके में, जिसमें देखा जाए तो आपके जीके में ये सब आ जाते हैं कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल डेवलपमेंट, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट मेजर रूलिंग, इसके बाद यूनियन बजट हाईलाइट, ठीक है, और उसके बाद इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, नेशनल अवार्ड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। रीजनिंग में देखा जाए तो एक्सपेक्टेड फॉर्मेट्स, अल्फाबेट कोडिंग, ये सब आने की संभावना है, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। सिलोजिज्म, वैलिडिटी, डायरेक्शन, पजल, सीरीज, कॉम्प्लीमेंट्स, ब्लड रिलेशन ट्री, ठीक, ये सब चीजें ध्यान देना। इंग्लिश में एक्सपेक्टेड क्या है, एरर, एक करेक्शन, क्लोज टेस्ट, इसके वही डिफरेंस कॉन्टेक्ट, वोकैबुलरी सब जो है सब्स्टिट्यूशन, ये सब चीजें देखो। आखिरी पेज आ गया, इसको बहुत ध्यान से देखना। सब्जेक्ट वाइज स्मार्ट फोकस किस पे करना है, लीगल, सबसे पहले लीगल में देखो करना क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर किसको रखना, फंडामेंटल राइट्स को, फिर रेट्स को, फिर कॉन्ट्रैक्ट को, टॉर्ट को, फिर पार्लियामेंट या जुडिशरी, यानी कि ऊपर से नीचे जाना है। इस तरह के करके आपको प्रायोरिटी ऑर्डर में रखना है सबको। इस तरह देखो, इसमें भी है। रीजनिंग में मास्टर ओनली दिस, कोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म में सीरीज, डायरेक्शन, इनसे मैक्सिमम रिटर्न आपको मिल जाएगा। जीके में पूरा जीके पढ़ने की गलती नहीं करनी है। रीड क्या करना है, केवल रीड ओनली पॉलिटी, करंट अफेयर, लास्ट 8 मंथ, अवार्ड, इंपॉर्टेंट डेट, एक साथ इकोनॉमिक जीके पढ़ लोगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है बच्चा। ये हो गया, मैंने पूरी की पूरी चीजें बता दी। अब इससे ज्यादा बेटा कोई तुम्हें नहीं बताएगा, ये लिख के हर्ष प्रजापति दे रहे हैं आपको, ठीक है। जो बता दिया बेहतर है, वरदान ये वीडियो आप लोग के लिए। डिस्क्रिप्शन खोलो और सारी चीजें देख डालो, सारी वेबसाइट पे जाओ, लेकिन हाँ मुझसे जुड़े रहो, टेलीग्राम इंस्टाग्राम से जुड़े। आशा करते हैं आपको एक एक चीजें समझ में आ गई होगी, और इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बाकी लाइव सेशन होता है, वहां आइए, वहां जुड़िए, अपने सवालों को पूछिए। मैं हमेशा कहता हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय, समस्या से लेकर समाधान तक, और आपकी सेवा में अर्पित है जान तक। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन हो जाइए और हमसे आपका ये सफर जो है हमेशा अटूट बना कर रखे रहिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग।